बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड सेगमेंट में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुज़म्मिल असलम साहब जो एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं केपी में के सर, एक सबसे पहले अगर पॉलिटिकल सवाल करने की मैं, आजकल हुकूमत के और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। 2 जनवरी को दोबारा से राउंड होना है। क्या ये तवक्को रखनी चाहिए कि 2025 में इमरान खान साहब बाहर होंगे? चूँकि एक इम्प्रेशन ये भी आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी तरह की डील नहीं करूँगा। तो ये मुज़ाकरात आखिर में जाने किस तरफ है? देखिए, मैं एक इस तरीके से मिसाल देता हूँ कि एक आदमी ज़िंदगी भर जो है वो करप्शन नहीं करता और वो अपनी ज़िंदगी के 25 साल जो है ऐसे गुजार दे और आखिरी 1 महीने में वो करप्शन करके अपना मुंह काला करा ले, तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बिल्कुल या ठीक। तो फिर वो, और फिर दूसरी बात ये कि मुझे एक आदमी ने कहा था कि अगर करप्शन करनी है ना तो फिर बड़ी करो। सही वो है। 1 रुपए की करप्शन और 100 रुपए की करप्शन बराबर होती है, सही ठीक है ना। तो इसी तरीके से अभी खान साहब के जो केसेस हैं, उन्होंने मतलब 200 केसेस को फेस किया, एक एक टाइम पे 10-10 जमानतें ली, जितनी सज़ाएं हुई उन सज़ाओं को अंडू हुआ कराया, और ये जो आखिरी 2 केसेस हैं इसके बाद कोई मज़ीद केस भी नहीं है। तो खान साहब के लिए अपने लिए डील लेना सेंस नहीं बनता, ठीक। अनलेस कि उन्होंने कोई ऐसी घिनौनी चीज़ की होती जिस पे जो है वो फंस रहे होते, तो फिर वो करते, जैसे माजी में लीडरान्स ने किए। तो अब वो जो है वही वाली बात कि 25 साल जो है आपने ईमानदारी से गुजार के आखिरी 1 महीने में जो है आप कहेंगे नहीं यार तो मेरा अपना ख्याल ये कि खान साहब के साथ जो दूसरों को प्रॉब्लम वो आ रही है कि उनका पाला एक स्पोर्ट्समैन से पड़ गया और उनका स्टेमिना बहुत हाई है और वो उस स्टेमिने को अपने जो है ना उस स्टेमिने से सामने वालों को थका रहे हैं। और ये 6 जनवरी या ऐसे कुछ आने फैसले एक आध, जी। और वो फैसले भी कह रहे हैं कि अगर आ भी गए तो इतने कमज़ोर होंगे, तो वो उनके लिए एक सुरखरू होने की एक चीज़ है और एक बेंचमार्क इतना बड़ा उन्होंने सेट कर दिया है। ये तो सर वो क्यों कर, 190 मिलियन डॉलर्स वाला आ रहा है ना हमारे जी यहाँ पे जी जी, फैसला। तो उसके बाद तो फिर मतलब रौला ही है ना, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो ये तो उसके बाद मैं नहीं समझता। अच्छा सर, 20 जनवरी को क्या होगा? मैं 20 जनवरी का हवाला दे रहा हूँ कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ओथ ले रहे हैं। तो सुना है कि ये जो यहाँ पे बड़े घर वाले हैं उनको भी बड़ा प्रेशर फील हो रहा है और हुकूमत ने भी यकदम मुज़ाकरात करने शुरू किए हैं। तो ये मुज़ाकरात बेसिकली शुरू किसी न किसी मकसद के लिए तो हुए हैं सर। देखिए सर, मुज़ाकरात तो मैं आपको सिर्फ क्योंकि मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाता, लेकिन आपने एक बात कर दी तो मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं। ये आप लोग को लग रहा है कि ये मुज़ाकरात एकदम शुरू हुए हैं, अच्छा। ठीक है ना। ये बातचीत तो होती रहती है, हो रही थी, बहुत अरसे से हो रही थी। सही है। और ये तो मतलब मीडिया के लिए एक क्योंकि इसको अब एक इवेंट करके दिखाया जा रहा है 2 तारीख 6 तारीख, और मैं अक्सर कभी कभार मतलब मैं स्माइल देता था क्योंकि मैंने बात चीज़ें खुद भी विटनेस की हैं कि जब मीडिया कहती थी बिल्कुल बात नहीं होगी, लाइन खिंच चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, तो वो उस वक्त मैं विटनेस करता था, बातें तो हो रही होती थी। तो ये इस मतलब एकदम नहीं हुआ। हाँ, अब हुकूमत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पहले जो है हुकूमत से हमारी कोई बराह रास्त इस मामले में हम बात नहीं करते थे। अब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको किस तरीके से अवेल कर लें। बाकी तो ज़रूरत नहीं है मैं हुकूमत की भी, वैसे इतना बता दूँ। मुझे पता है सर जी। बहुत शुक्रिया सर। मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन तो मैं आपसे नहीं करना चाहता। कल हमने एक प्रोग्राम किया था और वो था पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से। पहले क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो 1% से कम रही है। फिर हम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी हमारी ग्रोथ बहुत कम रही है, नेगेटिव है उसमें। जो मेजर क्रॉप्स हैं उसमें हमारी ग्रोथ कम रही है। फिर हमने पर कैपिटा इनकम की बात की। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो बांग्लादेश और इंडिया के से भी कम मुकाबले है। में बहुत कम है सर। कम नहीं, बहुत कम है। ख़ासतौर पे बांग्लादेश की इनकम जो 2600 समथिंग डॉलर्स है और हमारी जो 1669 डॉलर है। तो मैं ये आप जो फेडरल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उस हवाले से भी आपसे, आपकी परफॉर्मेंस तो हमने बात कर ली, ज़रा इस तरफ भी आएँ, ज़रा बताएं कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इसको रिलीजियसली देखता रहता हूँ चीज़ों को। ये 1973 के बाद एक आपका जो है ना एक 2-3 साल का जो है बड़ा स्लो पीरियड आया था जब ऑयल इंटरनेशनली बढ़ा था। आई थिंक कि उन 50 साल के बाद पाकिस्तान उस फेज से गुजरा है।
2022 से। और कल एक डाटा जो है वो जमाल पीरज़ादा साहब, मैंने ट्वीट ही सुबह उनकी पढ़ी, पिछले 9 क्वार्टर्स में से 7 क्वार्टर्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव है। जी, पिछले 9 क्वार्टर्स में से 7 क्वार्टर्स, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और एग्रीकल्चर जो पिछले साल जो जिसकी वजह से आप 2.4 पे पहुंचे थे, वो एक्चुअली लो बेस था, वो तो फ्लड उससे पहले आया था, उसने तबाह बर्बादी कर दी थी। अब पाकिस्तान में 3 सेक्टर हैं, 3 सनतें ऐसी हैं जिससे जो है रोज़गार मिलता है। एक है ज़राअत, दूसरी है इंडस्ट्री सनत, तीसरी है कंस्ट्रक्शन। जी सर। कल के आप नंबर देख लें, ज़राअत में मेन क्रॉप्स जो हैं वो 12% मनफी, ठीक है ना, जिससे अंदाज़ा लगा लेंगे। अच्छा, फिर पाकिस्तान में हमेशा जो है ना क्रॉप्स गिर रही होती है, लाइफ स्टॉक बढ़ रहा होता है। जी, वो असल में एक कांस्टेंट है ना, ये आपको चोरी पता है, ही ये एक चोरी है हमेशा से ना। मैंने वज़ीर आज़म साहब को भी बोला था, हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को, कि ये एक चोरी है कि आप नंबर्स में डाटा फजिंग करने के लिए। डाटा फज किया जाता है। दूसरी तरफ आपकी सनत में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डाउन होती है और स्मॉल स्केल ऊपर जा रही होती है 8-8%। अगर आपकी लार्ज स्केल नहीं चल रही तो स्मॉल स्केल तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है, वहाँ पे भी एक चोरी। तीसरा जो कंस्ट्रक्शन का उन्होंने बताया कि 15 से 20%, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त मुल्क में तारीखी बेरोज़गारी है। और उसकी वजह आपके सामने है, एक डाटा और सामने आ गया कि 18 लाख लोगों ने 2 साल में पाकिस्तान से मुंतकिल हो गए हैं बाहर। जी, और मज़ीद मेरे ख्याल से इतने, क्योंकि पाकिस्तान, एक और डाटा इसमें, मैं तो डाटा वाला आदमी हूँ, आप ये देख लें कि पाकिस्तान में 2022 से लेके 24 तक कितने पासपोर्ट छपे हैं बिल्कुल और ऐसे एक ही। सालाना एवरेज किया है, उससे आप अंदाज़ा लगा लें वो तो पूरे ही नहीं हो रहे, पासपोर्ट तो मिल ही नहीं रहे लोगों को, इतनी बड़ा हाँ, बैकलॉग है। हाँ, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस की आजकल इनकम बहुत अच्छी बन रही है क्योंकि इतना पासपोर्ट बेच रही है वो। तो ये तारीखी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान रिसेशन में, और ये रिसेशन में इसलिए मेरी डेफिनेशन रिसेशन की बाकियों से मुख्तलिफ है। लोग कहते हैं 2 क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ आ जाए तो रिसेशन होता है। नो, आपकी नेट जो पॉपुलेशन है उससे अगर ग्रोथ को माइनस करें, जो ये भी आर्टिफिशियल है, तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.5%। जी सर। और 1% से आप ग्रो कर रहे हैं, तो यानी कि 1.5% आप मंथली आपकी रियल इनकम, रियल ग्रोथ है। तो आप टेक्निकली रिसेशन में हैं 2022 के बाद से, और इसको हम एडमिट नहीं कर रहे, और ये हमारे लिए बढ़ है। दूसरी बात, पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा सा ना मैं आपको एक बताऊं, पर कैपिटा इनकम एक सरकारी नंबर छपते हैं, ठीक है, और एक ये होता है कि रियल में बंदा कंजम्पशन क्या कर रहा है, कंज्यूम क्या कर रहा है। पाकिस्तान की बेशक ऑन पेपर पर कैपिटा इनकम जो है बांग्लादेश और इंडिया से नीचे है, लेकिन पाकिस्तान की जो न्यूट्रिशन कंजम्पशन है, ऑल्दो वो दुनिया के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है, लेकिन इंडियन और बांग्लादेशी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम एवरेज जो मीट, मिल्क और ये जो मेन चीज़ें हैं वो इन 2 मुल्कों से कई ज़्यादा खाते हैं। तो वहाँ पे उन मुल्कों में जो अंबानीज़ हैं, तो उनकी इतनी हाई इनकम है जिसकी वजह से एवरेज पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी उनकी दिख जाती है। ठीक। हमारे मुल्क में कोई इतना कोई हाई स्केल के अमीर हैं, कुछ अमीर लोग, लेकिन हमारी जो है ना इनकम डिस्पैरिटी भी है, लेकिन वो उस तरह वाली नहीं है जो वहाँ पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तानी जो आवाम है, ये मेरे वर्ड को ना पकड़ लीजिएगा, इंडियंस की आवाम और बांग्लादेशी आवाम से वेल ऑफ है, खुशहाल है, वर्ड मैं ये यूज़ करूँगा। ठीक है। लेकिन दुनियावी लिहाज से तो मतलब बहुत उनको मिलना चाहिए, मतलब दुनिया के लिहाज से कम है, तो हम बड़ा रॉन्ग कंपैरिजन। और बांग्लादेश की भी चोरी पकड़ी गई है, इन्होंने पिछले दिनों जो नंबर फजिंग करके अपनी सारे रिजर्व्स और एक्सपोर्ट और वो सारी चीज़ें दिखाई थी, जो हसीना गवर्नमेंट, हाँ, वो सारा धड़न तख्ता हो गया है। इंडिया में भी ऐसा ही हिसाब है। इंडिया की इन्फ्लेशन के नंबर, वो राशन कार्ड के नंबर, जैसे हमारे यहाँ शहबाज साहब भी जो बिजली का नंबर जो है SPI में जो 50 यूनिट वाला उनका टैरिफ देते हैं, 6 रुपये 50 पैसे फी यूनिट वाला। तो ये जो नंबर्स हम देखते हैं और जो रियल टाइम में, उसमें बड़ा फ़र्क है। बस मैं ये अच्छा सर, एक बात जो IMF के प्रोग्राम के बारे में, IMF के प्रोग्राम को आप कितना समझते हैं कि ये हुकूमत कर पाएगी? आगे एक रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला है फरवरी के दौरान, आप समझते हैं कि ये रिव्यू आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, और क्या IMF का प्रोग्राम हम कंप्लीट कर पाएंगे? देखें, रिव्यू जो है, मैं आप समझता हूँ कि जब पहला प्रोग्राम लेने तक जो है ना, जो मुल्क को जो ले रहा होता है प्रोग्राम, वो उसकी मजबूरियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक। प्रोग्राम मिलने के बाद प्रोग्राम देने वाले की मजबूरियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। उन्होंने अपनी कारकर्दगी भी ठीक रखनी है। ठीक है। अच्छा, वो क्योंकि अगर प्रोग्राम ही ऐसा अनसस्टेनेबल डिज़ाइन कर दें, ठीक है ना, तो वो जो है उसमें प्रोग्राम लेने वाले का क्या कसूर।
आप लेकिन लोगों सर, ने आप बड़ी ये हेल्प की थी उस वक्त कि ये टैक्स के टारगेट सही नहीं आप दे रहे, ये जो चीज़ें ये ना करें आप फंस जाएंगे। तो वो हमारी वफाकी हुकूमत भी कोशिश करती रही उनके साथ, लेकिन वो मानते नहीं थे। तो इन्होंने कहा प्रोग्राम तो पकड़ो ना, फिर बात की बात बाद में देखी लेकिन जाएगी। आप फ्रंट लोडेड नहीं समझते इस प्रोग्राम को सर? फ्रंट लोडेड भी हो गया था, लेकिन अब जो आप जो दिसंबर एंड टारगेट्स हैं टैक्स के और दूसरी चीज़ों के, ये फिस्कल पैक्ट के, ये तमाम चीज़ों के, उसमें तो बहुत सारे वेवर्स लेने पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये वेवर्स मुश्किल से मिले, लेकिन ये वही वाला सीन ना हो जाए जो आपको याद होगा हफीज़ शेख के पास ज़माने में हुआ था। हफीज़ शेख ने आके रिवाइव किया, उसके बाद 1 साल तक फिर प्रोग्राम जारी रहा, लेकिन रिव्यूज़ नहीं हुए थे जी बिल्कुल। और केस नहीं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त $16 अरब रिजर्व्स में पहुंच चुकी है। जी सर। तो अगर वो रिव्यू 19-20 भी होता है, डिले भी होता है, स्ट्रेच भी होता है, तो हम फाइनेंशियली कोई इतना ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं हो रहे। ठीक है। तो आई थिंक ये वो जो जैसे खान साहब के लिए आप सारे कहते हैं कि जी एक कदम वो पीछे हो, एक कदम वो पीछे हो, यहाँ पे भी यही सूरत हाल होनी चाहिए। अच्छा, IMF भी एक कदम पीछे, ये भी एक कदम फिस्कल पैक्ट का सर थोड़ा सा, क्योंकि फिस्कल पैक्ट मरकज और सूबों के दरमियान हुआ है, ये रेवेन्यूज और स्पेंडिंग के ऊपर है। एक तो बुनियादी खतोखाल इसके और कितने इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है? सर फिस्कल पैक्ट जो है ना, आई थिंक इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट। ठीक। अगर इसको आप न्यूट्रलिटी से और अपने पॉलिटिकल मोटिवेशंस को हटा के देखें, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, ठीक है ना। मैं फिस्कल पैक्ट की बात कर रहा हूँ, IMF प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा। नेशनल फिस्कल पैक्ट। हाँ, IMF प्रोग्राम में जो है वो एंटी इकॉनमी चीज़ें साइन हुई, जो टैक्स के रेट्स हाई जिस तरीके से किए गए और ये तमाम चीज़ें। फिस्कल जो अभी इसकी पावर की बात कर रहे हैं कि इस कैप्टिव से आप हटा कर नेशनल ग्रिड में लिया, वो बगैर तैयारी की चीज़ें वो, ठीक है ना। फिस्कल पैक्ट जो है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा 400 की पिच हो गई हुई है। अब इस 400 की पिच में आप सूबों को पैसे दे दें और वो फिर लेफ्ट राइट खर्च करें, जैसे नौकरियां बांट रहे हैं ये वो, उससे बेहतर ये है कि जो फेडरल सब्जेक्ट की चीज़ें हैं वो उसको फेज आउट करना शुरू किया जाए, डिवॉल्व करना शुरू किया जाए। मेरी नज़र में मैं इस फिस्कल पैक्ट को एक तरीके से ये समझता हूँ, इट्स अ अल्टरनेट टू वो जो आप कह रहे हैं ना कि NFC को रिव्यू किया जाए। वो तो था ना कि NFC को चेंज किया जाए, तो उससे बेहतर यह है कि फिस्कल पैक्ट पे अमल किया जाए। आप यहाँ सरप्लस और सरप्लस के बाद जो वफाक पैसे जो जिम्मेदारियां ली हुई हैं वो सूबे को देते हैं। सर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 80th अमेंडमेंट में जो सब्जेक्ट सूबों के हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिस्कली भी सूबों के पास हो, ऐसे ही है। और अभी देखें ओवरनाइट आप इन पे नहीं डाल सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बार बार मीडिया में एक डिबेट है कि NFC, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं रिव्यू करते हैं, सर सबसे अमीर सूबा पंजाब है ना। अगर 15 तारीख को और 30 तारीख को 2 किस्तें आती हैं वफाक से, अगर कोई एक किस्त भी वफाक लेट कर देना, कोई सूबा जो है नहीं खड़ा हो सकता। उसकी अब उसने अपने खर्चे इतने बढ़ा दिए हैं, और वो खर्चे वो वाले बढ़ा दिए कि नौकरी से लोग नहीं निकाल सकते, पेंशन देनी है। अब ये जो वे फॉरवर्ड है ना, इस पे बहस छोड़ दें 57.5% पे इखराजात को जो है यहाँ लेकर है। और दूसरी बात जो टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं, मैं आपकी तवज्जुह से बात करना चाहता हूँ, और जो मैंने औरंगजेब साहब को बोली है, मुल्क में अब टैक्स मजीद लगाने की जगह नहीं रही। वो एक अलग बात है कि जो टैक्स से नेट से बाहर है। मैंने उनको ये बोला, मशवरा दिया कि नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत बड़ी गुंजाइश है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, ये जो सूबों के पास, तो सूबे जो हैं एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अपना प्रोफेशनल टैक्सेस हैं, ये तमाम चीज़ों पे ये कलेक्ट कर सकते हैं। सर आप GST और सर्विसेज की, प्रॉपर्टी की जो है वो बात कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बड़े सूबों के लिए, एग्रीकल्चर है, मिनरल्स एंड माइनिंग है, रॉयल्टीज़ हैं, इतने सारे टैक्सेस हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आज सूबा जो है सही तरीके से देखें, सिंध जो है कराची से बाहर नहीं निकलता टैक्स के लिए, पंजाब 2-3 शहरों से बाहर नहीं निकलता, और पंजाब और सिंध के पास तो एग्रीकल्चर इतनी बड़ी क्रॉप और इतना बड़ा बेस है, वो तो तबाही मचा सकते हैं। तो ये अब सूबों को इस तरीके से अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, और फेडरल जो है इसी चीज़ पे फिस्कल पैक्ट पे इम्प्लीमेंट कराए। अगर ये हम पॉलिटिकली सोच से बाहर निकल जाएं तो इसमें बहुत बड़ा सोल्यूशन है। और ये मैंने IMF को बोला, IMF ने कहा कि आपका IMF ये लास्ट आपको याद होगा भी आए हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि आपने भाई एक तरीके से NFC रिव्यू करा दिया। कहता है हाउ? मैंने कहा ये फिस्कल पैक्ट के थ्रू। तो अब जो है उस तरफ आप सोचना छोड़ दो। तो उसने 2 मिनट सोचा, उसने कहा yes I can think about it but you need to review that also। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ गुंजाइश है। ठीक है। ये जो है फिस्कल पैक्ट को आप सही तरह, अब सूबों की इसमें कितनी वो है, अभी तक सिंध ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे पेशरफ नहीं की। जी बिल्कुल। वो बैठी हुई है।
पंजाब ने कर दिए, लेकिन वो उन्होंने अजीब सा नहीं किया सर? अजीब सा उन्होंने रूल्स कहते हैं, रूल्स में हम रेट नोटिफाई करेंगे। ये तो वैसे पार्लियामेंटेरियंस को वहाँ के जो है ना ये उठाना चाहिए, उनसे लेके हुकूमत को दे दिया। हालांकि बेसिक तो सूबाई असम्बली का काम ही ये था कि वो उसका जो रेट है उसके बारे में अपना फैसला सुनाती जी वो कहते हैं कि जी वो अगर अभी से हम बोल देंगे तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। यार आप देखें, आप लोगों को तैयार करें, उनको एजुकेट करें, मेंटली प्रिपेयर करें। मैंने तो औरंगजेब साहब को एक और बात भी बोल दी है। मैं कहा जी आपका 5,500 अरब रुपए इनकम टैक्स कलेक्शन का टारगेट है। इस साल की आपकी जीडीपी है 1.25 लाख अरब रुपए, जी। यानी कि 5% से नीचे अगर आप टैक्स अगर हर बंदे से ले लें तो 5,500 अरब रुपए जमा हो। बिल्कुल। आप ये 45% तो फिर लोग चोरी करते हैं। आप इसको जो है कंप्रेस करते जाएं, 45 से 40 पे लाएं, 40 से जो है 30 पे लाएं, और एक प्लान आज से दे दें लोगों को। तो ये एकदम जो है आपका 5,000 अरब की जगह 5,500 अरब की जगह 15,000 अरब हो जाएगा। आप सबको टैक्स कर दें, और फिर उसमें जो गरीब है उसको आप जिस तरह प्रोग्राम्स हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और वहाँ से आप सपोर्ट करें। देखें हल है। मैं एक सूबे की अभी वजारत ये लेकर इन्हीं रिसोर्सेज में ये सरप्लस भी प्रोड्यूस हुआ, सब कुछ हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई बाहर से मदद की ज़रूरत नहीं है। वी हैव अ सोल्यूशन इंटरनली और पॉलिटिकल विल हो, बस ये दो काम कर लें आप सही हो सर जाएंगे। पॉलिटिकल विल के हवाले से आपने बात की, बस सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इकोनॉमिस्ट हैं, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी ये सारे जो आपके प्लान्स हैं ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते और कोई भी आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो पीटीआई क्या जो नेशनल लेवल के जो टारगेट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सपोर्ट करेगी, या ये जो स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी हमें बार बार नज़र आती है जिसके नतीजे में हमारी इकॉनमी डीरेल होती है, उस हवाले से आप लोगों ने क्या सोचा है? देखें ये बहाना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी तो अच्छा है, प्रेशर क्रिएट करती है। आज ये प्रेशर जो है आप देखें, सिंध पंजाब रोज़ाना इश्तिहार लगाता है कि जी मैं सोलर दे रहा हूँ, वो कहती है मैंने ये प्रोग्राम किया। ये एक प्रेशर क्रिएट करता है फॉर द डिलीवरी लेवल। अब सूबे के लेवल पे पाकिस्तान इस्लामाबाद के अलावा, बस इस्लामाबाद तो पाकिस्तान की आबादी का 3-4% भी नहीं है, ठीक है ना। सूबे के लेवल पे आज मईशत जो है सूबे के लेवल पे चलेगी। सूबों ने किस सूबे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बता दें? केपी में बता दें, पंजाब में बता दें, सिंध में बता दें। हाँ फेडरल लेवल पे, नेशनल असेंबली के लेवल पे, मुल्क के पॉलिसी लेवल पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप कह लें, हम कहते हैं कि इलेक्शन रेग हुए, दैट इज़ मतलब वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे हार्म कर रही है, मुझे तो नहीं नज़र आ रही कोई। मतलब हर आदमी अपने काम पे जाता है, सारा कुछ हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं इन्फ्लेशन के साथ। तो ये एक बहाना है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जितनी पॉलिटिकली लोग चार्ज होने चाहिए, एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म करें बजाय ये कि फिक्स मैच कर दें, ठीक है ना, जैसे पीपल्स पार्टी नून लीग का है। जितना आप उसमें आज देखें ना, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि सिंध भी कोशिश कर रहा है कि वो जो है अपने इमेज को बेहतर करे, वहाँ पे सड़कें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो पंजाब में जो है वो वहाँ पे वो दिखाने की कोशिश करेंगे हम सबसे बेहतरीन है। हम केपी में कोशिश कर रहे हैं कि जी देखें पीटीआई का गवर्नेंस मॉडल बेहतर है। तो ये तो ये पाकिस्तान को हेल्प करेगी। ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पीछे 0.92% अगर आप कह रहे हैं, ज़रात का क्या ताल्लुक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से? मुझे एक बात बताए ना, वो गंदम क्या धरने से नीचे अंदर चली जाएगी या ख़राब हो जाएगी? एक फ़र्क तो पड़ेगा ना, जो पंजाब में फार्मर्स के साथ पिछले साल किया था, आप नहीं समझते कि उससे भी उसकी डिस्करेजमेंट हुई है? सर बहुत बड़ी हुई है। कल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने लेटर लिखा है, मेरी तो मतलब आंखें और कान जो है खुल गए एकदम। 16 लाख मिलियन एकड़ पे जो है इन्होंने वीट क्रॉप लगाने का टारगेट दिया था और 12 लाख हुई है। जी बिल्कुल। और मेरी कल सिंध के एक वजीर से मुलाकात हुई, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यही पोजीशन सिंध में भी है, और उसकी वजह उन्होंने बताई कि जो पंजाब ने रेट तोड़ा है और वो जो वहाँ पे फार्मर्स के साथ हुआ है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। और उन्होंने एक बात बोला कि ये जो गाय भैंसों को ये जो है ना वो खिलाते थे, ये भुट्टा मेज खिलाते थे, कह रहे गंदम सस्ती होने की वजह से वो जो गंदम इजाफी थी ना वो लोगों ने वो खिला दी है। तो अगले साल उसके बकौल, और वो एग्रीकल्चरिस्ट है बंदा, उसने कहा कि पाकिस्तान में जो है पीक जो है ना अगले साल गंदम की जो क्रॉप आ रही है ये इतनी मतलब कम एरिया पे लगी है, ये ऑलरेडी जो है इनसफिशिएंट होगी और स्टॉक्स हमने खिला दिए हैं, वो ये कह रहे हैं ऐसे ही है सर। एक आखिरी सवाल भट्टी साहब, और सर जल्दी से इसका जवाब ज़रूर दीजिए। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, इकॉनमी नीचे जा रही है, कुछ समझ नहीं आई बात सर, ये किस तरह से, आप कैसे इसको एनालाइज देखें? स्टॉक मार्केट का मैंने एक तजिया दिया, आप 40,000 पॉइंट पिछले साल बढ़ी है,
ठीक है, जिसमें 12,000 पॉइंट बढ़ी है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है। अब बैंक्स का आवाम से क्या लेना देना, वहाँ सूद, वो उन्होंने शरह सूद 22% पे उनकी ऑल टाइम हाई अर्निंग आ गई, ठीक है ना। इससे कोई अवामी एक्टिविटी, बल्कि स्क्वीज ही हुई चीज़ें ना, और हुकूमत का जो खसारा सारा वहाँ। 11,000 पॉइंट फर्टिलाइज़र, या तो फर्टिलाइज़र मुल्क में एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात आपके साथ हो गई, ठीक है ना, बहुत बिका हो। फर्टिलाइज़र में जो इन्होंने पॉलिसी चेंज की उसकी वजह से उनके मार्जिन इतने बढ़ गए जी। 11,000 पॉइंट फर्टिलाइज़र में गए और 8,800 पॉइंट गए हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। 40,000 में से 32,000 पॉइंट इन 3 के सेक्टर के, और ये तीनों सेक्टर एंटी अवाम है। ऑयल एंड गैस की कीमतें आपके सामने कैसे बढ़ी हैं सर्कुलर डेट के चक्कर में। बैंक्स शरह सूद ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और फर्टिलाइजर जब महंगा होगा तो क्या होगा, खाने पीने की चीजें महंगी। बिल्कुल। बाकी जो पूरी स्टॉक मार्केट है वो 8,000 पॉइंट है। तो ये सारा का सारा जो पाकिस्तान की आवाम की जो मुश्किलात और उसके जो बेनिफिशरीज हैं, ये स्टॉक मार्केट में उसका जो है नतीजा सामने आया है। अच्छा सर, आखिरी, तीनों सूबों और केपी की गवर्नेंस का एक लाइनर या टू लाइनर आप किस तरह कंपैरिजन करेंगे? देखिए मैं सर सबसे पहले तो इस चीज़ पे वन लाइनर कंपैरिजन करूंगा कि अपनी अपनी किसने रेवेन्यू मोबिलाइजेशंस किए। उसमें पंजाब ने रेवेन्यू मोबिलाइजेशन नहीं की, खसारा किया, फिर उसको बाद में थोड़ा सा चेंज वो कर भी एक दिया। अजीब सा ठीक है ड्रामा ना? किया सर। अच्छा, सिंध जो है अपेरेंटली सिंध जो है वो इस वक्त अपनी सर्विस लेवल को बेहतर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब तमाम सूबों ने ना ये बैरूनी कर्जे बहुत लेना शुरू कर दिए। ये चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और गैर ज़रूरी जगह पे कर्जे लेकर जो है, और वो क्यों लिए जा रहे हैं ये भी मैं बता दूं आपको। वो इसलिए लिए जा रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट प्रेशर कर रहा है कि ये आप लोन ले लें ताकि उनको करंट अकाउंट के लिए पैसे मिलें। तो ये अभी जो अपना जो डॉलर का क्रंच है उसको दूर करने के जी, तो यहाँ पे जो है तमाम सूबों को इंडिपेंडेंटली फैसला करना पड़ेगा कि जी इस लोन की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए। और यही फार्मूला आपके लिए भी है। मैंने आपसे बात की ना, अभी मैंने खुद बोला इस पे मैंने 3 लोन्स अभी पिछले दिनों रिफ्यूज़ किए हैं। कल मुझे खुशी हुई सुन के एक्निक की मीटिंग में, वहाँ बताया गया कि पंजाब ने भी 1-2 लोन रिफ्यूज़ किए। अब फेडरल गवर्नमेंट की, क्योंकि जो डॉलर शॉर्टेज है, फेडरल गवर्नमेंट को तो अब लोन नहीं मिलता ना IMF के अलावा, वो जितने भी लोन है वो सूबों के प्रोजेक्ट्स पे आ रहे हैं। तो अब वो फेडरल गवर्नमेंट जो है, अब जैसे कि एक लोन की बात हो रही थी कि जी स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाई जाए, अब उसके लिए मतलब फॉरेन लोन की ज़रूरत क्या है? उसमें कोई मतलब वो तो आपने खुद एक तहरीक चलानी है, इंसेंटिव कैंपेन करनी है। बिल्कुल। तो वो उसके लिए आप $150 मिलियन बोरो कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास भी ऐसे, केपी में भी ऐसी चीज़ें। तो बात चीज़ें, अगर आप कोई प्रोजेक्ट है, कोई बहुत हाई लेवल फ्लड रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप, और कोई कर रहे हैं, मशीनरी है जिसमें पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें तो इट मेक सेंस, क्योंकि फ्यूचर में रेवेन्यूज भी बनाएंगे। अच्छा सर, एक बार ये बड़े ज़रूरी है, औरंगज़ेब साहब और डार साहब, और पिछले 2 आप भी रहे हैं शौकत तरीन साहब के साथ, इनकी जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसका कोई कंपैरिजन अगर आप करना चाहें, मैं आपको ट्रिगर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप करना चाहें तो। देखिए शौकत तरीन साहब जो थे ना, शौकत तरीन साहब जो है वो मार्केट बेस्ड, प्रो मार्केट बेस्ड, उनकी पॉलिसी आपने देखी होगी कि एग्रीकल्चर पैकेज, टेक्सटाइल पैकेज, ये पैकेज, वो पैकेज। उस वक्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी 12% पर चली गई। डार साहब की जो अप्रोच होती है वो एक गवर्नमेंट बेस्ड डेवलपमेंट, ये वो इस तरह करके जो है पंजाब की साइड को प्रोजेक्ट देकर, और वो उनके कभी भी रिडार में नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर इस तरह ग्रो करे जैसे कि हमारे उसमें शौकत साहब में था। एक एग्जांपल आपके सामने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। औरंगजेब साहब जो है ना, वो एक तरीके से बैंकर हैं, तो ही इज़ अ मॉनेटरिस्ट। वो जो है कि करंट अकाउंट को कैसे बैलेंस में रखना है, तो वो उनकी तरफ से अनफॉर्चुनेटली वो हैंडीकैप हैं कि वो जब वो कोई टैक्स लगाते हैं तो वो सोचते नहीं है कि ये टैक्स लगाने से उस जगह की ग्रोथ कितनी कम हो जाएगी, ये क्या होगा। वो नंबर्स को पूरा कर रहे हैं। वो अपने सिर्फ मॉनेटरिस्ट जिसे कहते हैं ना, जो एक मॉनेटरी टर्म्स में वो देख रहे हैं कि मैंने करंट अकाउंट को अपने इस तरह रखना है, मैंने रिजर्व्स को इस तरह रखना है। अब वो उसके पीछे जो है कितना मईशत में या कितना वो नुकसान हो रहे हैं, वो बैलेंसिंग एक्ट नहीं आ पा रहा उनकी इसमें पॉलिसी में। तो ये तीनों में फ़र्क है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि औरंगजेब साहब ने एक काम अच्छा किया कि उनके डिसीशंस कम से कम पॉलिटिकल होते हैं, और ही एक्चुअली मतलब वो अपनी कैबिनेट में भी बात करते हैं, और कम से कम डार साहब के मुकाबले में होते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि हर चीज़ में जो है डार साहब चेयर हो जाते हैं। अभी जैसे बैंक का हुआ, डार साहब को चेयर कर दिया, चेयरमैन बना दिया।
ये एक्निक है, उसको वज़ीर आज़म साहब ने अपने पास ले लिया था। तो वो वज़ीर आज़म साहब अभी तक एक मीटिंग में नहीं है, वो डार साहब ही अब चेयर करते शेयर हैं। करते हैं जी। तो वो उनका इन्फ्लुएंस फिर आ ही जाता है इन चीज़ों पे। सही है। मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया सर। मैंने तो बड़ा एंजॉय किया, लर्न भी किया, और आपसे एक और गुजारिश भी करनी है और वो मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ। आप इस्लामाबाद आते रहते हैं, तो आप वक्तन फ़क्तन हमारे पास आके बैठा करें ताकि हम अपनी स्टोरीज़ को बैलेंस भी करें सर, और वैल्यू एडिशन भी उनके अंदर करें। इंशाल्लाह सर, ज़रूर शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच जी। Thank मैं you. अपने बहुत देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसकी शेयरिंग करनी है और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स भी देने हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।